हमारे साथ आज की इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अजय चंद्र चौबे हैं, प्रवक्ता हैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के। अशोक यादव हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आलोक वर्मा, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे। और अनिल के अंकुर हैं, जनता टीवी के स्टेट ब्यूरो हेड हैं। चर्चा की शुरुआत आलोक वर्मा जी से करते हैं। वर्मा जी, स्वागत है आपका इस डिबेट में। आलोक जी, ये बताइए, ये अचानक से समाजवादी पार्टी के लोगों को आप ज्वाइन करवा रहे हैं, कांग्रेस के लोगों को ज्वाइन करवा रहे हैं, वजह क्या है? क्या भारतीय जनता पार्टी के पास प्रत्याशियों की कमी है या जिताऊ कैंडिडेट आपके पास नहीं है? एन टाइम पे शाहजहांपुर में हमने देखा अनीता वर्मा, शाहजहांपुर में एन टाइम पे समाजवादी पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। क्या आपको नहीं लगता कि आपके जो कार्यकर्ता, पुराने कार्यकर्ता, वहाँ से मेयर का टिकट मांग ही रहे होंगे? निश्चित रूप से पैनल में नाम भी गए होंगे, बायोडाटा भी पार्टी के पास आया होगा। तो अचानक समाजवादी पार्टी से आपने लाके खड़ा कर दिया, तो इससे आपके कार्यकर्ता नाराज नहीं होंगे? आलोक जी, देखिए, जब 2014 में चुनाव था, उससे पहले 10 साल कांग्रेस की सरकार दिल्ली में थी। हमने देश से वादा किया कि अगर मोदी जी की सरकार आई तो एक परिवर्तन दिखाई पड़ेगा। 2014 में देश ने हम पर भरोसा किया। 2017 में उत्तर प्रदेश में सरकार आनी थी। हमने कहा कि अगर उत्तर प्रदेश में भी सरकार अगर आई, डबल इंजन की सरकार हमारी बनी, तो उत्तर प्रदेश में आपको परिवर्तन दिखाई पड़ेगा। और वो हुआ। योगी जी की सरकार आई। 5 साल में हमने उत्तर प्रदेश में क्या परिवर्तन किया, क्या तब्दीली की, ये सबको पता है। और अब निकाय चुनाव है। निकाय चुनाव में भी हम यही बात कह रहे हैं कि ट्रिपल इंजन की सरकार की जरूरत है। केंद्र की जो योजनाएं आए, राज्य की जो योजनाएं बने, वो इलाकाई जो शहरी इलाके हैं वहां लागू हो सके, इसके लिए ट्रिपल इंजन की सरकार जरूरी है। और हमारा तो पहला मकसद है कि परिवर्तन आना चाहिए। देश में परिवर्तन आना चाहिए, प्रदेश में परिवर्तन आना चाहिए, गांव में परिवर्तन आना चाहिए, शहरों में परिवर्तन आना चाहिए। जो उसके लिए योग्य उम्मीदवार है, पार्टी रणनीतिकार उसको देखते हैं और उसको टिकट देते हैं। पहली चीज तो है ना कि परिवर्तन लाने के लिए आपको सत्ता में रहना जरूरी है, सत्ता में आना जरूरी है। तो हमारा मकसद है कि ट्रिपल इंजन की सरकार बने और हम एक व्यापक परिवर्तन जो हम एक सपना लेकर के आए हैं। आलोक जी, भारतीय जनता पार्टी को एक अच्छे संगठन के तौर पर जाना जाता है। ये माना जा रहा है कि इस समय भारतीय जनता पार्टी की जो सांगठनिक क्षमता है वो किसी और पार्टी के पास नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास में कार्यकर्ताओं का एक बड़ा समूह है। ऐसे में यदि आप दूसरी पार्टी के लोगों को लेकर के आते हैं तो आपके जो पुराने निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, क्या वे आपसे नाराज नहीं होंगे? और क्या उनका हक नहीं बनता कि वे भी अब आए, चुनाव लड़ें, उन्हें पद मिले, प्रतिष्ठा मिले, और आप अचानक से किसी बाहरी पार्टी के उम्मीदवार को लाते हैं और टिकट दे देते हैं? तो मकसद क्या है? क्या समाजवादी पार्टी को खत्म करना मकसद है या आपके पास में जिताऊ कैंडिडेट की कमी? अभी आपने जो बातें की है वो सब बातें आप गोल गोल घुमा घुमा के कर रहे हैं कि परिवर्तन, वो परिवर्तन हम देख रहे हैं, 14 से देख रहे हैं, 17 में भी देखा, 19 में भी देखा, 22 में भी देखा। लेकिन इस परिवर्तन कैसे? क्या जनादेश को हम खरीद रहे हैं दूसरे दलों से? आलोक जी, खरीदने की बात, एक पार्टी के तौर पर भारतीय जनता पार्टी में पहली शर्त यही है और पहला विचार यही है कि सबसे पहले देश, उसके बाद कुछ बचा रहता है तो पार्टी, और उसके बाद कुछ बचा रहता है तो हम स्वयं। तो पार्टी का जो भी कार्य करता है वो किसी लालच में पार्टी के साथ नहीं जुड़ता। अगर देश के लिए, समाज के लिए, इलाके के लिए कोई व्यक्ति अगर ठीक लगता है पार्टी के रणनीतिकारों को तो शामिल होते हैं। तो सतत प्रक्रिया है, इसमें कोई नया विचार करने की जरूरत नहीं, नई सोच लाने की जरूरत नहीं है। जो पार्टी के हित में बेहतर होता है पार्टी उसे करती है। देश के हित में, प्रदेश के हित में जो बेहतर होता है पार्टी उसे करती है। मुझे लगता है कि व्यक्तिवादी पार्टी दूसरी पार्टियां होंगी जिनके अपने जो भाई भतीजावाद, पार्टीवाद, व्यक्तिवाद, व्यक्ति के चेहरे देख करके आगे बढ़ती होंगी। भारतीय जनता पार्टी तो सबसे पहले ये लक्ष्य लेकर के चलती है कि उस इलाके का विकास करने के लिए कौन सा व्यक्ति सबसे बेहतर होगा, किसी विधानसभा में पहुंचने के लिए कौन सा व्यक्ति सबसे बेहतर होगा, और वो भारतीय जनता पार्टी में आना चाहता है तो उसका स्वागत है। ठीक है आलोक जी। समाजवादी पार्टी के साथी हमारे साथ हैं अशोक यादव जी। अशोक यादव जी, आपसे भी मेरा इसी तरह का एक सवाल है। सवाल ये है, समाजवादी पार्टी का लोग दामन छोड़ क्यों रहे? क्या समाजवादी पार्टी अब जिताऊ पार्टी नहीं मानी जा रही? क्या समाजवादी पार्टी से जनता विमुख हो रही है? वजह क्या है कि एन टाइम पर, चुनाव के बिल्कुल आखिरी दिन, पर्चा भरने के आखिरी दिन,
आपके कैंडिडेट छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं, इसके पीछे क्या वजह देखते हैं आप? आपसे मैं जानना चाहूँगा अशोक यादव जी। एक जनरल प्रक्रिया है भाई। अब जिसे किसी भी कंस्टिट्यूंसी में मोर देन वन, कम से कम मोर देन वन कैंडिडेट होते हैं जो कि टिकट चाहते हैं, और सबको खुश रखना किसी भी पार्टी के लिए संभव नहीं। तो ये चुनाव के समय इस तरह का जो है आना जाना एक जनरल एक चीज है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और खैर जो शिक्षित बात अगर किया जाए, जो आपने कहा कि अर्चना वर्मा जी का कि उन्होंने एंड वक्त पे छोड़ के चले गए, तो ये देखिए शाहजहांपुर में भी हमारे मित्र आलोक जी कह रहे थे कि हम लोग बड़ी बड़ी बातें बता रहे थे, तो इनके पास पूरे शाहजहांपुर में एक अदद प्रत्याशी नहीं था जिसको ये चुनाव लड़ा सके। इनको इंपोर्ट करने की जरूरत पड़ी समाजवादी पार्टी से। इनको इंपोर्ट करना पड़ता है हेमंत बिस्व शर्मा जैसे लोगों को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, असम का, जो जिनके ऊपर इन्होंने बुकलेट जारी किया था घोटाले का। इनको इंपोर्ट करना पड़ता है बंगाल से शुभेंदु अधिकारी जैसे, जो कैश फॉर नोट, जो कैमरे में नोट लेते हुए पकड़े गए थे। ये इस तरह के लोगों का वो इंपोर्ट करते हैं, फिर उसको जो है अपना धो धा के उसको साफ कर देते हैं, जैसा कि आप बोलचाल भाषा में बोलते हैं वापिंग मशीन गंगा जल क्या क्या। तो ये सब चीजें इनकी है। और रह गई बात कि टिकट वितरण में जो मार पीट, गाली गलौज, पैसे का लेन देन जो भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिला है, उपाध्याय जी, मुझे नहीं लगता कि किसी अन्य दल में ऐसा देखने को मिला होगा। लाइव चला, बिल्कुल सीन चला लाइव जो है गाजियाबाद में, किस तरह से चीजें हुई हैं, घटित हुई हैं, किस तरह से नंद गोपाल नंदी जी ने भी बोला एक दिन, अब स्लिप टंग थी कि उन्होंने अपने मन की बात गलती से निकल गई। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक प्राइवेट लिमिटेड बिल्कुल कंपनी बन बिल्कुल गई। यादव जी, मेरा एक सवाल और भी है कि ये हुआ है, मैं इससे सहमत हूं कि भारतीय जनता पार्टी में हुआ है, लेकिन उसकी एक वजह यह है कि भारतीय जनता पार्टी का टिकट इस समय विनिंग टिकट माना जाता है, और इसलिए अपेक्षाएं भी कार्यकर्ताओं की ज्यादा बढ़ गई है और असंतोष भी बढ़ गया है। यह गाजियाबाद में भी देखने को मिला है, बहुत सारी जगह पे ये देखने को मिला है। लेकिन एक आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी तो आयातित उम्मीदवारों के भरोसे चुनाव लड़ती है, तो ये तो आपने भी किया है। आपके समाजवादी पार्टी के मुखिया भी कांग्रेस के लोगों को लेके आ रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को नहीं ला पा रहे समाजवादी पार्टी के मुखिया। तो ये तो दोनों दलों में लगभग बराबर सी स्थिति है। तो क्या आपके पास भी कार्यकर्ताओं की कमी है या प्रत्याशियों की कमी है यादव जी? सर, हमारे पास न कार्यकर्ताओं की कमी है, न प्रत्याशियों की कमी है। हम लोग देखिए, हमारे पास भारतीय जनता पार्टी की तरह न तो ईडी है कि हम उसे डरवा दें, न तो सीबीआई है, न तो उसे छापे मरवा दें, न तो पैसा है कि पैसे से खरीद लें। हम लोग बिल्कुल जो भी प्रत्याशी, जो भी नेता स्वेच्छा से आना चाहता है वही आ सकता है समाजवादी पार्टी में या कोई भी विपक्षी दल में। हमारे पास उस तरह के टूल्स नहीं है जो टूल्स भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। तो इसलिए हम लोग तोड़ के नहीं ला सकते। स्वेच्छा से जो आना चाहता है उसका सम्मान है समाजवादी पार्टी में। और समाजवादी पार्टी देखिए विचारों की राजनीति करती है। अभी एक तमाम बातें जो आपने कहा अपने इंट्रोडक्टरी स्पीच में कि नाली खड़ंजे की बात नहीं हो रही है, आप देखें किस तरह से इतना बड़ा जो सिविक इलेक्शन होता है, इसमें इतनी बड़ी बड़ी चीजें, इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं, लेकिन सारे मुद्दे भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल निगल गई, कोई मुद्दा नहीं छोड़ा है। किस तरह से पूरे प्रदेश की जितनी भी शहरें हैं, सारे शहरों की ट्रैफिक व्यवस्था सांडों के हवाले हो गई है। किस तरह से गंदगी का अंबार लगा हुआ है शहरों में। किस तरह से जो ट्रिपल इंजन की बातें करते हैं, ये जितना इंजन जोड़ते हैं उतना परसेंट इनका भ्रष्टाचार भी बढ़ता है। जिस तरह से कर्नाटक में देखेंगे 40% का रेट चल रहा था, जो इस तरह से अब तो ट्रिपल इंजन की बात कर रहे हैं यादव जी। अब तो कह रहे हैं कि डबल इंजन नहीं, अब ट्रिपल इंजन लगेगा सरकार का। स्थानीय निकाय के बाद में ट्रिपल इंजन की सरकार हो जाएगी। इंजन उपाध्याय जी बढ़ता है ना, उसी रेशियो में इनका कमीशन भी बढ़ता जाता है। आप 2 इंजन में कमीशन अगर 20% है, ट्रिपल इंजन में 30% हो जाएगा। जो खुला खेल फरूखाबादी है। इस तरह से कर्नाटक में हमने देखा ना कैसे उनका विधायक जो 700 करोड़ 800 करोड़ रुपए उसको बरामद होता है, सीबीआई ईडी या कौन एजेंसी है उसे घर का रास्ता तक नहीं जानती। किस तरह से भारत की पहलवान बेटियों का यौन शोषण करने वाला भारतीय जनता पार्टी के सांसद बाबा का न्याय, बाबा का बुलडोजर सब धराशायी हो जाता है और उत्तर प्रदेश को माफिया मुक्त कर रहे हैं। ये तो देखिए इनके भाजपा के विधायक थे, आपको याद होगा। ठीक है यादव जी, मैं आपने जो सवाल उठाए हैं
उन सवालों का मैं आलोक जी से जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले हमारे साथ अजय चंद्र चौबे भी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, सीजेंड नेता हैं। उनसे मैं जानना चाहूँगा कि चौबे जी, कांग्रेस को आखिर क्या हो गया है? मैं जो भी कांग्रेस का प्रवक्ता आता है उससे ये सवाल जरूर पूछता हूँ कि कांग्रेस को आखिर हो क्या गया है। न कांग्रेस कहीं स्थानीय निकाय के चुनाव में दिखाई देती है, न विधानसभा के चुनाव में, न लोकसभा के चुनाव में, न ही कांग्रेस का कोई बड़ा नेता यहाँ आकर के विजिट करता है जो कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाए। सांगठनिक स्तर पर अगर देखें तो कांग्रेस लगभग समाप्ति की ओर दिखाई देती है। सबसे पुरानी पार्टी है, अभी हम लोग बात कर रहे थे, देश की सबसे पुरानी पार्टी है, आज़ादी की लड़ाई में इसकी बड़ी भूमिका मानी जाती है। और आज स्थिति ये है कि कांग्रेस छोड़ के जाने वालों की लाइन लगी हुई है। उन्हें चाहे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करनी पड़े या समाजवादी पार्टी ज्वाइन करना पड़े, लेकिन वो कांग्रेस में नहीं रहना चाहते। इसकी वजह आप क्या देखते हैं? अगर आप आंतरिक रूप से पार्टी का विश्लेषण करते हैं तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस से ये जो बेरुखी है लोगों की, उसकी वजह क्या है? चौबे जी। आदरणीय उपाध्याय जी, सर्वप्रथम यह है कि कांग्रेस एक पार्टी है और भारत की जो सत्ता, संस्कृति और जो दर्शन, वही कांग्रेस के दर्शन है, धर्मनिरपेक्षता और परनिष्ठता। राजनीति में बहुत सारे लोग अपने बहुत सारे सपने लेके आते हैं और कुछ लोग इस समय जो लोकतंत्र पे हमला चल रहा है, संवैधानिक संस्थाओं पे हमला चल रहा है, तो जो कांग्रेस पार्टी की दर्शन और देश के दर्शन से इत्तेफाक नहीं रखते, कहीं भटक जाते हैं या जो वैचारिक दृष्टि से कमजोर हैं, तो भारतीय जनता पार्टी या सत्ता पक्ष के ईडी, सीबीआई से कहीं न कहीं डर जाते हैं, डरा धमका के या प्रलोभन में उनके साथ चले जाते हैं। आपका उत्तर प्रदेश के परिदृश्य में जो कहना है, सांगठनिक तौर पे या लीडरशिप के तौर पे कांग्रेस पार्टी की ही लीडरशिप, चाहे वो आपके उन्नाव की घटना रही हो या पुरुष स्वामी चिन्मयानंद जी की घटना रही हो, हाथरस की घटना हो, और आज जो महिला पहलवानों के साथ जो हुआ है, कांग्रेस पार्टी की ही नेता हमारी आदरणीय प्रियंका जी उसको मजबूती से लड़ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अगर देश से कुछ लेना होता, बेटियों से अगर कुछ लेना होता, तो इनके पार्टी के लोग देश और बेटियों के साथ होते। जो सीआरपीएफ के जवान पुलवामा में शहीद हुए थे, भारतीय जनता पार्टी के चीफ मिनिस्टर और माननीय प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, सेना का हेलीकॉप्टर या देश का हेलीकॉप्टर जो है, वो अपने मंत्रियों को महाकुंभ में, अपने ही सरकार के मंत्रियों को निमंत्रण भेजने के लिए, चीफ मिनिस्टर को निमंत्रण भेजने के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य हेलीकॉप्टर से तो भेजते हैं, लेकिन दुखद हमारे सैनिक सीआरपीएफ के जवान पुलवामा हमले में मार दिए गए और बार बार हेलीकॉप्टर मांगने के बाद भी एक दो हेलीकॉप्टर नहीं मुहैया करा पाए। नगर निगम का चुनाव है चौबे जी, नगर निगम का चुनाव है, कहाँ आप राष्ट्रीय मसलों पे चले गए? उसकी बहस अलग होगी। नगर निगम का चुनाव है, यहाँ तो नाली, खरंजे, सड़क, बिजली, इनकी बातें होंगी या आपके प्रत्याशियों की बातें होंगी। पुलवामा हमले को अभी कई साल बीत गए, उस पर कई लंबी चौड़ी बहस हो चुकी है, जांचें भी चल रही हैं, ये बाद में बात करेंगे। आप नगर निगम के चुनाव को लेकर के ये बहस है, आप उस पर स्पेसिफिक जवाब दीजिए अगर है तो। माना करके निश्चित तौर पे जनता का जो विश्वास और भरोसा खो दिया है। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि उनके जो नेता हैं कहीं कहीं जनता के बीच में उनकी छवि खराब है, उनकी पैठ नहीं है, जनता को उन पर भरोसा नहीं है, इसलिए वो दूसरे पार्टी के नेताओं को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा। ठीक है चौबे जी, मैं आता हूँ आपके अनिल के अंकुर। आप लंबे समय से यहाँ उत्तर प्रदेश में पत्रकारिता कर रहे हैं, राजनीतिक पत्रकार हैं आप। मैं ये आपने देखा होगा एक ट्रेंड है इस समय, वैसे तो किसी की भी सरकार रही हो, लेकिन महापौर के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का दबदबा हमेशा रहा है। लेकिन इस बार देखने में आ रहा है कि नगर पंचायत हो चाहे नगर पालिका हो, भारतीय जनता पार्टी के टिकट के लिए मारामारी थी। और इसकी एक वजह ये कि इस समय जो माहौल माना जा रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माना जा रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा लोग कह रहे हैं, और उनका टिकट विनिंग टिकट है। इसके कारण जैसा कि अभी अशोक यादव जी भी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी में खूब जूतम पैजार हुई है, चाहे गाजियाबाद हो से है। इसके बावजूद
भारतीय जनता पार्टी के पास प्रत्याशियों का अभाव भी दिखता है। अब ये प्रत्याशी का अभाव है या एक राजनीतिक जो मोरल तोड़ने की राजनीति होती है वह है कि शाहजहांपुर में अर्चना वर्मा को एंड टाइम पर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया जाता है, जबकि वो समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी घोषित हो चुकी थी। और ऐसी भगदड़ कई जगह देखने को मिली है। सबसे बड़ा नाम अर्चना वर्मा का है, इसके अलावा छोटे स्तर पे तो तमाम जगहों पे है। आखिर इस भगदड़ का कारण आप क्या देखते हैं? दूसरा कि इस चुनाव में नाली, खरंजे, पानी, बिजली के मुद्दे गायब हैं। इन चुनाव में भी अतीक अहमद, अशरफ, असद, माफिया यही चल रहा है। अनिल के अंकुर। सबसे बड़ी बात यह है कि जो चुनाव होता है, चुनाव का मकसद होता है जीतना, और भारतीय जनता पार्टी का हमेशा उसूल रहा है, हर पार्टी का उसूल रहा है कि जिताऊ कैंडिडेट होना चाहिए। यही कारण है कि जो कैंडिडेट उनको लगता है कि मजबूत है और दूसरी पार्टियों में मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं, अगर वो टूट के आ सकते हैं उनको लाने की कोशिश की जाती है। और उसी का परिणाम रहा कि एंड टाइम पे कांग्रेस के तमाम नेता भाजपा में शामिल हो गए। जो आपने नाम लिया शाहजहांपुर की वर्मा, शाहजहांपुर में जो वर्मा, मिसेस वर्मा जो चुनाव लड़ रही हैं, ये वही उसी फैमिली से बिलोंग करती है कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले चुनाव में इनके जो ससुर जी हैं उन पर आरोप लगाया था, जो पूर्व मंत्री हैं उन पर आरोप लगाया था कि एक पत्रकार की हत्या को लेकर के, और उसको उस मामले को बौछाला था। अब वो घटना खत्म हो चुकी है लगता है, अब वो उसको उन्होंने बरी कर दिया। इससे वर्मा जी पूछूंगा, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी बैठे हैं, इनसे मैं पूछना चाहूंगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ। और दूसरी चीज, एक बात और आ रही है सामने, जैसा कि आपने कहा कि स्थानीय मुद्दे खत्म होते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि सुरक्षा बहुत बड़ा मुद्दा है, और सुरक्षा और अपराधियों से भिड़ना एक बड़ा मुद्दा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की 2017 में जो सरकार बनी थी वो इसी मुद्दे बनी थी कि अपराधी मतलब जो अनियंत्रित होकर के पूरे प्रदेश का माहौल गड़बड़ कर रहे थे, उसी के खिलाफ माहौल हुआ और उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी को जिससे आ गई। अब सवाल एक और उठता है, जैसा कि अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने बताया कि हम ट्रिपल इंजन की सरकार होंगे। मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि भैया ये बताएं कि ट्रिपल इंजन की सरकार तो अभी भी थी, पिछले 15 मतलब 1995 से लगातार भारतीय जनता पार्टी के मेयर बनते आ रहे हैं, और 2017 से आपकी सरकार यहाँ भी है और केंद्र में भी है, तो ट्रिपल इंजन की सरकार है, मतलब अधिकांश स्थानों पर, अधिकांश नगर निगमों में। तो ऐसा कोई नया तो हो, अब आप कोई बात कर नहीं रहे, तो अब ऐसी क्या बात हो जाएगी और जो जादू हो जाएगा कि ट्रिपल इंजन, अभी तक ट्रिपल इंजन नहीं था क्या? जी ठीक है। आलोक जी, अनिल के अंकुर ने 2 सवाल पूछे। एक तो ये पत्रकार की हत्या वाली ही फैमिली है शाहजहांपुर में, क्या वो मामला अब रफा दफा हो गया? और दूसरा ये कि इस चुनाव में अशोक यादव जी ने भी सवाल उठाया और मेरा भी सवाल है कि इस चुनाव में नाली, खरंजे के ये सब मुद्दे गायब हैं, विकास के मुद्दे गायब हैं। मुख्यमंत्री जी भी जहाँ जा रहे हैं या उप मुख्यमंत्री या आपकी पार्टी के नेता जहाँ भी जा रहे हैं तो सिर्फ माफियाओं के खात्मे की बातें कर रहे हैं। ये विधानसभा का चुनाव नहीं है और न ही लोकसभा का, तो स्थानीय मुद्दे कहाँ हैं? आखिर किन मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है? आलोक जी। इस पर तो मैं कहूंगा कि मुख्यमंत्री से पहले निकाय चुनाव की जब उन्होंने शुरुआत की तो सहारनपुर में आए थे, और सहारनपुर में यही बात उन्होंने कही थी कि पहली बात उनकी ये थी कि हमने गुंडा राज खत्म किया पिछले 5-6 सालों में, और साथ ही ट्रिपल इंजन की सरकार अगर हमारी होगी तो विकास की जो रफ्तार होगी तेज होगी। उन्होंने शायद पूरे भाषण में जो लंबा भाषण उनका हुआ था मंच पर सहारनपुर में, उन्होंने यही बात कही थी कि इस तरीके से हमें अपने शहरों को बेहतर बनाना है, शानदार बनाना है, किस तरीके से युवाओं को रोजगार मिलेगा, किस तरीके से सहारनपुर की जो दूसरी जो वहाँ की लोकल कला है किस तरीके से उसको वहाँ पहुंचा सकते हैं, आगे ले जा सकते हैं, किस तरीके से सड़कों पर, पानी पर जो साधन है किस तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं और बढ़ाना है हमको। ये लगता है कि सबसे ज्यादा अगर हम टिके हैं तो विकास की बात नहीं कर रहे हैं। 6 साल जैसे हमारे पूरे हुए थे, बाकायदा हर शहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, माननीय मुख्यमंत्री जी खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, और पिछले 6 सालों में क्या किया और खासतौर से 1 साल में क्या विकास की परियोजनाएं चलाई गई, कि विकास की जो स्ट्रक्चर आगे बढ़ा वो क्या बढ़ा, तो पूरे देश को नहीं बताया। तो कोई ये कहे कि हम विकास की बात नहीं करते तो हमारे ऊपर अत्याचार करता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार 2014 से अगर आगे बढ़ी है तो केवल विकास के मुद्दों पर आगे बढ़ी है। 2014 में
माननीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने तो इससे बने क्योंकि उन्होंने ये बताया देश को कि क्या हम करना चाहते हैं, क्या अलग हम करना चाहते हैं। 2017 में जो गठबंधन हुआ था तब भी हम जीते थे। क्यों जीते थे? क्योंकि हम समाज को आगे बढ़ाने वाले, विकास को आगे ले जाने वाले फैसले कर रहे थे। इसके बाद के भी जो चुनाव हुए, चाहे वो 2019 का चुनाव हो जब समाजवादी पार्टी और बसपा आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी, तब भी हम जीते। और अभी 2022 का जो चुनाव हुआ उस पर हम किन मुद्दों पर जीते। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का नारा लेकर के आगे बढ़ती है। और देश को इस बात पर भरोसा है, प्रदेश को इस बात पर विश्वास है, शायद इसीलिए हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। कोई भी चुनाव हम जीते। ठीक है आलोक जी, एक सवाल और अनिल के अंकुर जी का था कि शाहजहांपुर में जो प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी की, उनका परिवार, उनके जो ससुर हैं, उनका एक पत्रकार की हत्या में नाम आया था। तो अब क्या जैसे जैसे मामला पुराना हो जाता है वैसे वैसे क्या अपराध कम हो जाता है? किसी व्यक्ति का नाम आना का मतलब नहीं कि पूरा उसका परिवार अपराध। नाम आता है, उसकी एक क्या होती है, उसका प्रोसेस होता है। अगर वो वास्तव में जिस व्यक्ति पर आरोप लगाया है उसकी सलाखों की जाता है। मुझे नहीं लगता कि किसी के ऊपर आरोप कोई आ जाए तो उसकी वजह से उसके परिवार को राजनीति से दूर धक्का दे देना चाहिए। तो बातें पुरानी हैं। मुझे लगता है कि अब क्या सच्चाई थी तो आप भी जानते हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप जब वो समाजवादी पार्टी का पार्ट थे तब बहुत सम्मानजनक थे, उनको वो सम्मान दे रहे थे। आज वो उसके पार्ट नहीं है तो दर्जन भर उनके ऊपर वो आरोप लगा रहे हैं। मुझे लगता है कि आरोप की इस कुश्ती से आगे बढ़ना चाहिए और देखना चाहिए कि कौन सी पार्टी देश को आगे ले जा रही है, प्रदेश को आगे ले जा रही है। और देश प्रदेश अच्छी तरीके से जानता है कि भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश को आगे बढ़ा रही है और उसके साथ पूरा प्रदेश खड़ा है। ठीक है यादव जी, अशोक यादव जी, अब आपसे ये जानना है कि आपकी पार्टी किन मुद्दों को लेकर के चुनाव मैदान में है। दूसरी बात, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का एग्रेसिव प्रचार चल रहा है और माफिया राज के खात्मे की जिस तरीके से डुगडुगी बजाई जा रही है, उससे आप कैसे निपटेंगे और कैसे आप जो स्थानीय सरकार है उसमें अपना मजबूती से खंभ ठोक सकते हैं। और एक सवाल ये कि जो अभी शाहजहांपुर को लेकर के अनिल के अंकुर ने जो सवाल उठाया है उसका जवाब आपसे भी जानना चाहेंगे। देखिए, जो अभी अर्चना वर्मा जी के ससुर की बात हो रही थी, तो उनके ऊपर जो पत्रकार की हत्या का आरोप था, क्या वो आरोप भारतीय जनता पार्टी नहीं लगाती थी जब अर्चना वर्मा सपा में थी? ये आरोप तो वो लगाते थे और हमारे ऊपर खेल रहे हैं कि हम लगाते हैं। आरोप तो उनका था। अब वो उनके साथ चली गई हैं तो वो अलग बात है कि अपना उनको धूल पूछ के सही कर दिए हैं, तो दैट इज डिफरेंट थिंग। और जो आपने जो पूछा कि हमारे मुद्दे क्या, हमारे देखिए मुद्दे स्पष्ट हैं कि समाजवादी पार्टी हमेशा जो है काम, हमारा नारा था काम बोलता है और काम को लेकर ही हम हमेशा जो बात करते हैं। जैसे हमने जो सड़कों की जो ट्रैफिक, सड़कों पे शहरों में जो ट्रैफिक व्यवस्था है जो साड़ों के हवाले है, उसको हम लोग ट्रैफिक पुलिस के हवाले करने का काम करेंगे। और जो गंदगी का अंबार लगा हुआ है शहरों में, गंदगी के अंबार को समाजवादी पार्टी खत्म करेगी। जिस तरह से व्यापारियों का शोषण हो रहा है, आए दिन जीएसटी के छापे पड़ रहे हैं, किस तरह से गलत आर्थिक नीतियों की वजह से छोटे और मझोले व्यापारी बिल्कुल बर्बादी की कगार पर पहुंच गए हैं। ये सब मुद्दे कम है क्या? किस तरह से महंगे स्वास्थ्य और महंगी शिक्षा से जनता त्राही त्राही कर रही है, किस तरह से इनका स्मार्ट सिटी का जो जुमला था वो फेल हो गया है। स्मार्ट सिटी क्या मतलब, स्मार्ट को अगर गंदे को स्मार्ट कहते हैं तो वही मान लिया जाए इनके स्मार्ट सिटी को। किस तरह से देखिए, ये भ्रष्टाचार का जो बोलबाला है भारतीय जनता पार्टी, जो ट्रिपल इंजन हमेशा चिल्लाते हैं अपने हर चुनाव में, मैं फिर वही बात कर रहा हूँ, जितना इंजन जोड़ेंगे उतना भ्रष्टाचार बढ़ता जाएगा। इनका देखिए किस तरह से करप्शन को इन्होंने लेजिटिमेट करने का काम किया है, किस तरह से करप्शन को अमली जामा पहनाने का काम किया है। आप देख रहे होंगे, फिर मैं राष्ट्रीय इशू पे नहीं जाऊंगा, मैं लोकल इशू पर भी रहूंगा, लेकिन किस तरह से आप देख रहे हो, किस तरह से पीएम केयर फंड जैसे संस्था को जो 1948 से ऑलरेडी एक प्रधानमंत्री राहत कोष बना हुआ था, उसमें लगभग 11,000 करोड़ रुपए इन्होंने अवैध तरीके से जमा करवाया और सुप्रीम कोर्ट में कहे कि उसमें सरकारी पैसा हम नहीं ले रहे हैं, जबकि
2,913.6 करोड़ रुपया इन्होंने सरकारी कंपनियों से लिया पीएम केयर फंड में, और उधर जो सुप्रीम कोर्ट में कह रहे हैं कि हमने सरकारी धन नहीं लिया है, इसकी सीएजी से ऑडिट नहीं हो रही। तो ये देखिए, भ्रष्टाचार को इन्होंने लीगलाइज कर दिया, एक लेजिटिमेट कर दिया है। और भ्रष्टाचार मुक्त की बात करते हैं, ये कटिंग माफिया मुक्त कर दिया हमने। अरे बाबा, ये इसी सरकार, इसी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं ब्रिजभूषण शरण सिंह, कोई अमेरिका के नहीं है, उनके ऊपर 85 मुकदमा पहले से लगा हुआ है। और कितने पहलवान बेटियों का उन्होंने शोषण किया, और उनको उसमें नाबालिग भी लड़की थी। और ये बताइए कि क्या महिलाओं को अपने शोषण से के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा? कितनी महिलाएं सुप्रीम कोर्ट जाएंगी बताइए आप? कितने उनके पास संसाधन है क्या सुप्रीम कोर्ट जाने के? अब सुप्रीम कोर्ट जाके अगर महिलाएं अपना शोषण के लिए FIR करवाएंगी, कैसे न्याय मिलेगा? ये बाबा का बुलडोजर सिर्फ, मैं फिर वही कहूंगा, बाबा का बुलडोजर जाति और मजहब देख के चलता है। जब क्योंकि चुनाव था इस समय नगर निकाय का, इसलिए इनके एक भारतीय जनता पार्टी के आलोक जी से जवाब ले लेते हैं। बिल्कुल आलोक जी, जवाब आपके जवाब की जरूरत है। अशोक यादव जी ने बड़े गंभीर आरोप लगा दिए हैं, ब्रजभूषण सिंह का भी नाम ले दिया है, स्मार्ट सिटी के नाम पे जो गड्ढेदार सड़कें हैं उनका जिक्र उन्होंने कर दिया है। ऐसे में स्मार्ट सिटी का सपना कहाँ है? और स्मार्ट सिटी अभी तो लखनऊ में भी स्मार्ट नहीं दिखाई दे रही है सारी। जी आलोक वर्मा जी। अशोक भाई जब बोल रहे थे तो उत्तर प्रदेश की सीमा को कई बार पार करके फिर वापस आ रहे थे। जब वो बात करते हैं तो कभी गायत्री प्रजापति का नाम नहीं उनको याद आता है। गायत्री प्रजापति क्या करते थे साहब? क्या थे वो आपके यहाँ? मुलायम सिंह यादव जी के करीब थे कि नहीं? परिवार के करीब थे। अरे तो जेल में है भाई आलोक जी जेल में है वो तो अब जेल में है ही ना। अपराध वो जिन मुकदमों में उन पे धाराएं दर्ज हुई थी वो तो अब जेल में है ना। एक मिनिस्टर मुख्यमंत्री के घर के करीब रहता था, उसी घर के अंदर जो है उसके ऊपर वो जो करता था वो आप अच्छी तरीके से जानते हैं। ऐसा तो है नहीं कि आपको कुछ पता नहीं रहता हुआ क्या कर रहे हैं। हमारी सरकार आई तो आज वो जेल के अंदर है। आप क्या कर रहे थे? आप तो FIR भी दर्ज नहीं करते हैं। आपने तो ये भी नहीं किया था भाई। आज जिस प्रकरण का आप नाम ले रहे हैं उससे कार्रवाई आगे बढ़ रही है, FIR दर्ज हुई है, और जो कुछ जांच में निकल करके आएगा, अगर सच्चाई निकल करके आएगी तो दोषी करार दिए जाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि आप मंच पर खड़े होंगे और किसी के ऊपर आरोप लगेगा तो उसको फांसी पर चढ़ा देंगे। एक प्रक्रिया है लोकतंत्र की, और लोकतंत्र की प्रक्रिया उस आधार पर आगे बढ़ती है। दूसरी बात, विकास की बात आप कहने के लिए कहते हैं, हमने तो नहीं देखा। आप लखनऊ में तो मैं भी रहता हूँ, कभी किसी मुद्दे पर हमने आपको सड़कों पर नहीं देखा। इसलिए नहीं देखा क्योंकि आपको कहीं कुछ मिलता ही नहीं है। करके हमने शानदार बनाई है, गई इलाकों में हमने विकास किया है, नौजवानों को हमने रोजगार दिया है। 6 सालों में जितनी फैक्ट्रियां, जितने कारोबारी उत्तर प्रदेश में आए हैं, इससे पहले कभी कहीं नहीं हुआ है। बिजली की स्थिति आज है कि आप किसी भी शहर में आप चले जाइए तो 24 घंटे बिजली है। आपके समय में क्या होता था? सिर्फ 4-5 जिले होते थे, वो भी VIP जो मंत्री होते थे उनके इलाके होते थे, वहां बिजली आती थी। बाकी जगह जो है तारों पर जो है लोग कपड़े सुखाया करते थे। तो मुझे लगता है कि लोग अच्छी तरह जानते हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी लगातार जीत रही है, लिटमस टेस्ट यही तो है ना। जनता ही तो बताएगी ना कि उसके हिसाब से वो जो चाहती है, जिस तरीके की सरकार चाहती है, सरकार उस तरीके का काम कर रही है कि नहीं कर रही है। लगातार अगर ठीक है, मैं सहमत हूं आपसे। मुझे ये बताइए कि चलिए ठीक है आलोक जी ठीक, मेरी बात सुनिए। अब ये आप एक तफसील से बताइए कि इन चुनाव में आपके मुद्दे क्या हैं। स्थानीय निकाय के लिए पार्टी ने कुछ मुद्दे तय किए होंगे कि इन मुद्दों को लेकर के हम महानगरों में जाएंगे। मेयर के लिए ये मुद्दे हैं, पालिका के लिए ये हैं, और पंचायत के लिए ये मुद्दे रहेंगे। तो इस तरह से करके अगर देखें तो इस समय मुद्दे क्या हैं आपके पास? किन मुद्दों को लेकर के आपकी पार्टी चुनाव मैदान में है? निश्चित रूप से चाहे हमारा लोकसभा हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे निकाय चुनाव का मुद्दा हो, विकास हमारी पहली प्राथमिकता है और सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है। हम दोनों पे काम कर रहे हैं। हम साथ लोगों को बता रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी पहली बार सहारनपुर गए थे, उन्होंने बड़े मन से ऐलान किया था कि अब लोग सड़कों पर डरते नहीं, लड़कियां शाम को बाहर निकल आती है, पहला मुद्दा हमारा। दूसरी चीज, ट्रिपल इंजन की सरकार रहेगी तो हमारे लिए कहीं ज्यादा बेहतर होगा कि केंद्र की जो योजनाएं हैं, राज्य की जो योजनाएं हैं, उसे हम शहरी इलाकों में पहुंचा पाएंगे। यही हमारा आह्वान था, यही हमारा मुद्दा है। निश्चित रूप से किसी भी राज्य का, किसी भी इलाके का पहला मुद्दा यही होना चाहिए कि उसे सड़क, पानी, बिजली मिले, वहाँ की व्यवस्था ठीक हो, बेरोजगारी के लिए काम हो सके, नौजवान सड़कों पर भटके ना। वही काम हम कर रहे हैं।
निश्चित रूप से मुझे लगता है कि जब चुनाव का नतीजा 13 तारीख को आएगा तो ट्रिपल इंजन की सरकार बनी है और बनेगी, और समाजवादी पार्टी एक बार फिर से उसे पता चलेगा कि उसके हाथ से क्या निकला। समाजवादी पार्टी बनने जा रही है, ये मैं अभी से बता दे रहा हूँ। ठीक है चौबे जी, स्मार्ट सिटी को लेके बहुत बातें हुई हैं और भारतीय जनता पार्टी ने बड़े दावे भी किए हैं कि उन्होंने शहरों को स्मार्ट बना दिया है। तो उत्तर प्रदेश में जो प्रमुख शहर हैं उनमें जहां भी मेयर के चुनाव हो रहे हैं उनको हम बड़ा शहर मानते हैं। तो आपको क्या लगता है कि स्मार्ट सिटी पे कुछ काम हुआ है और आप कहां कमी देखते हैं? अगर नहीं हुआ है तो कहां कमी देखते हैं चौबे जी? फिर मैं अनिल के अंकुर जी से सवाल लूंगा। नामकरण मात्र से या नारा देने मात्र से विकास तो हो नहीं। स्मार्ट सिटी नाम जरूर दे, लेकिन जिस हिसाब से नगर निगम ने पानी के बिल बढ़ा दिए, आज स्वच्छ पानी तक नहीं पहुंच पा रहा है। जब कांग्रेस के जमाने में मेयर हुआ करते थे और हमारी सरकारें होती थी तो जनता को स्वच्छ पानी और तीसरे माले तक पहुंच जाता था। किसी को अपना मोटर नहीं चलाना पड़ता था, एक्स्ट्रा बिजली का बिल नहीं खर्च करना पड़ता था और साफ सुथरा पानी और जगह जगह पानी खरीद के नहीं पीना पड़ता था। आज पूरे शहर क्या पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने जो कर दिया है, आप रेलवे के स्टेशनों के प्लेटफार्म पे भी देख लीजिए, कहीं जनता को पानी निःशुल्क उपलब्ध नहीं है, खरीद के पीना पड़ता है। पानी माफिया पैदा कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। और बेटियों के साथ क्या हुआ वो तो हर बार एफआईआर दर्ज कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट को आगे आना पड़ता है। और मैं पूछना चाहता हूँ माननीय भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय से कि माननीय मुख्यमंत्री जी जब सदन में रो रहे थे संसद भवन में, और जितने मुकदमा उनके ऊपर थे, चाहे वो दंगा के थे, चाहे अन्य थे, चाहे गोरखपुर दंगे के थे, चाहे वो मऊ दंगे थे, न्यायपालिका के द्वारा बरी तो नहीं हुए। अगर उनको न्यायपालिका पे इतना ही विश्वास था तो उन्होंने अपने भी मुकदमे हटा लिए और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के हटा लिए। अब अपने को साफ सुथरा बोलते हैं। तो क्या जो इस समय उनकी पुलिस दूसरे राजनेताओं के साथ कर रही है, बिन कोर्ट में लोकतंत्र में कोई आस्था नहीं है, तो क्या उस समय की भी पुलिस को यही काम करना चाहिए था? और उनकी पुलिस इतनी ही तेज तर्रार है, अगर निष्पक्ष काम कर रही है, अगर न्याय का यही तरीका है, तो फिर इन लोगों के साथ मुकदमा वापस करने से पहले क्यों नहीं किया? और इन लोगों के भी परिजनों को क्यों नहीं परेशान किया? भाई आपने खुशी दुबे निर्दोष साबित हुई सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन 30 महीने तक भारतीय जनता पार्टी ने जेल भेज दिया। और अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय कह रहे थे कि बरेली में उनके परिवार से क्या लेना देना। मतलब आपके हिसाब से मानदंड अलग अलग है। अगर बलात्कारी कोई भारतीय जनता पार्टी में है तो वो इनके लिए शंकराचार्य है, अगर अपराधी भारतीय जनता पार्टी में है तो वो माननीय है, उसका मुकदमा वापस ले लेंगे। अगर भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी में है, मैं पहले भी विवेक में उठा चुका हूँ, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर प्रतीक अग्रवाल टूरिज्म विभाग में प्रोफेसर हैं, वहाँ की एक शोध छात्रा के साथ रेप किए थे और विश्वविद्यालय ने 3 सदस्यीय कमेटी बनाई थी, मात्र सब सेंटर। न उस बलात्कारी का घर गिरता है, न रासुका लगता है, न कोई फास्ट ट्रैक गठित होती है, न कोई सजा होती है। सिद्धार्थनगर वाइस चांसलर कैसे कैसे मंत्री के भाई को आपदा का अवसर का लाभ देते। अनिल जी एक सवाल आपसे है कि स्मार्ट सिटी को लेकर के बड़े दावे हुए थे और ये कहा गया था कि बहुत सारे शहरों को बिल्कुल वाईफाई कर दिया जाएगा, हजरतगंज में भी वाईफाई काम करेगी, रेलवे स्टेशन पे काम करेगी, और भी कई ऐसे चुनिंदा स्थान थे। ये लखनऊ की मैं बात कर रहा हूँ, और इसी तरह से कानपुर है, इलाहाबाद है, प्रयागराज है, आगरा है, गाजियाबाद है, मेरठ है, यहाँ के लिए भी ये बातें की गई थी। लेकिन कुछ काम तो हुए हैं, जगह जगह हमने देखा कि पाइपलाइन डल रही थी तो सड़कें खुदी हुई थी, ये सब हमने देखे। लेकिन जैसा कि स्मार्ट सिटी का एक मॉडल प्रधानमंत्री जी ने पेश किया था, वैसी स्मार्ट सिटी कम से कम अभी तो दिखाई नहीं देती। अनिल के अंकुर जी, आपने बिल्कुल सही बात कही है कि जो स्मार्ट सिटी के पैमाने होते हैं, जो मापदंड होते हैं, उसके बारे में मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साहब से पूछना चाहूंगा कि आखिर स्मार्ट सिटी से क्या समझते हैं कि स्मार्ट सिटी में क्या होना चाहिए। ये यही सवाल
जो विदेशी लोग आए थे स्मार्ट सिटी की ट्रेनिंग देने के लिए भारतीय अधिकारियों को, तो उन्होंने यही सवाल किया था। तो तरह तरह के जवाब आ रहे थे स्मार्ट सिटी को लेकर के। किसी ने कहा स्मार्ट सिटी वो होती है, मतलब जैसे नहीं कि स्मार्ट सिटी के टाइट जीन्स पहन लो, टी शर्ट पहन लो स्मार्ट हो जाता है, ऐसा नहीं। तरह तरह के जवाब आ रहे थे, कतई भी सेटिस्फैक्टरी नहीं थे। किसी ने कहा सड़कें अच्छी हो, किसी ने कहा लाइट अच्छी हो, स्ट्रीट लाइट अच्छी हो। ऐसा नहीं होता। स्मार्ट सिटी वो होता है जो उन्होंने जरूर अधिकारियों बताया, जो विदेशी अधिकारी आए थे उन्होंने बताया था कि स्मार्ट सिटी वो होते कि घर के बाहर निकलने के बाद आपको वो सारी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हो जो आपको जरूरत पड़ती है, जैसे मतलब अच्छी सड़कें, मतलब ड्रिंकिंग वाटर और पार्क, पर्यावरण, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, हेल्थ, सैनिटेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी चीजें होता, ये जब चीजें उपलब्ध होती है तो वो स्मार्ट होती है। लेकिन दुर्भाग्य है स्मार्ट सिटी के नाम पर उत्तर प्रदेश के सारे महानगरों में केवल सिग्नल लगा दिया, लाल बत्ती, नीली बत्ती, हरी बत्ती लगा दी गई। जहां जरूरत थी, पता नहीं उन्होंने अध्ययन किया कि नहीं किया, लगा दी गई लाइट। उससे और अराजकता फैल गई, ट्रैफिक की अराजकता फैल गई। इसके संदर्भ में बात होनी चाहिए। हमारे जो नगर निकाय चुनाव आ रहे हैं, नगर निकाय चुनाव में जो पार्टी के नेता हैं उनको इस बात पर करनी चाहिए कि हम अगर स्मार्ट सिटी बनाने की बात कर रहे हैं तो देखें तो कम से कम जनता को उस लाल बत्ती, हरी बत्ती से सुविधा मिल रही है कि नहीं मिल रही है। ये लाल बत्ती, हरी बत्ती ऐसी जगह लगी है जहां पे कोई आदमी मतलब मुड़ता नहीं, वहां भी लाल बत्ती लगा दी गई। तो इस पर ध्यान देना चाहिए। और अब जो हमारे जो सत्तारूढ़ दल के लोग हैं उनको सोचना चाहिए कि हम शहर को कैसे स्मार्ट बनाएं, केवल बातों में नहीं, फाइलों में नहीं, हकीकत में। जी ठीक है आलोक जी, जवाब दीजिए। मैं इसमें सवाल की जरूरत नहीं है, अनिल के अंकुर जी ने जो सवाल उठाए हैं उसका जवाब आपसे चाहिए। अंकुर भाई, मुझे लगता है कि मायने ये रखता है कि आप क्या देखते हैं। आप क्या ये देखते हैं कि गिलास आधा भरा है कि गिलास आधा खाली है। बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। हमारे साथी समाजवादी पार्टी के साथी अच्छी तरीके से जानते हैं, कुछ समय पहले, 5 साल पहले, 5-6 साल पहले गोरखपुर का क्या हाल था। वही अंकुर भाई ही स्टोरी वहां चलाते थे, इंसेफ्लाइटिस की स्टोरी चलाते थे। कैसे होता था? दूषित पानी से होता था, इंसेफ्लाइटिस मच्छर से होता था। आज उस तरीके की स्टोरी किसी चैनल पे नहीं चलती। क्यों नहीं चलती? कुछ परिवर्तन तो आया होगा ना 5-6 सालों में। जो पिछले 3-4 दशकों से जहां जिस इलाके में, पूरे इलाके में, पूरे पूर्वांचल की बात कर रहा हूँ, चाहे वो गोरखपुर हो, चाहे वो बस्ती हो, चाहे देवरिया हो, महाराजगंज हो, संत कबीर नगर हो, आसपास के इलाकों से सैकड़ों बच्चे इंसेफ्लाइटिस का शिकार होते थे। लेकिन आज इस तरीके की तस्वीरें वहां से निकल के नहीं आती है। 90% अगर हमने। आलोक जी, मेरा सवाल ये है कि जो वादे किए गए थे स्मार्ट सिटी को लेकर के, वो सवाल तो पूछे जाएंगे ना। जो आपने किया है उसके लिए तो विधानसभा तक में तारीफें हुई हैं, लोकसभा में भी हुई हैं, और उसकी तमाम खबरें टीवी चैनलों पे चली है कि गोरखपुर में जो आप इंसेफेलाइटिस का जिक्र कर रहे हैं, मैं भी गोरखपुर में रहा हूं कई सालों तक, तो उस पर नियंत्रण हुआ है और भी बहुत सारे काम हुए हैं, उससे इनकार नहीं है आलोक जी। लेकिन अब जनता है, जनता को तो सुविधाएं और ज़्यादा चाहिए। अगर आपने वादे किए हैं तो उन वादों की बात करेगी, वादे याद दिलाएगी जनता आपको। इसलिए स्पेसिफिक सवाल ये है कि स्मार्ट सिटी को लेकर के, जैसा कि अनिल अंकुर कह रहे थे, उनका कहना है स्मार्ट सिटी का मतलब आप घर से बाहर निकले, आपकी जो बेसिक नीड्स हैं, पानी है, बिजली है, दूध है या सड़क है, ऐसी चीज़ें जो आपके घर के बस 500 मीटर के दायरे में मिल जाए, ऐसी सुविधाएं, वो स्मार्ट सिटी है। लाइट लगाना नहीं हो, लाइट से सचमुच आलोक जी, लाइटें जहां भी लगी हैं, कई तो कॉलोनियों में लगा दी गई हैं, वो जलती रहती है, ऐसी क्यों जल रही है पता ही नहीं है। ये मेरा सवाल है आलोक जी। मैं इससे इनकार नहीं है कि इंसेफेलाइटिस या उस पर काम नहीं हुआ, ये तो हुआ ही है, तभी तो आपकी सरकार बनी है दोबारा। 30 साल का रिकॉर्ड टूटा है। अंकुर भाई ने जब पानी का जिक्र किया, मैं उसी बात पे कह रहा हूँ कि आज हमने गोरखपुर में एक शुद्ध पेयजल वहां उपलब्ध कराया है। वहां की सड़कें हमने बेहतर बनाई है। वहां नालियां, अगर आप गोरखपुर गए होंगे अंकुर भाई तो आपको दिखाई पड़ेगा कि वहां नालियों की व्यवस्था बेहतर है। अगर आप बनारस जाएंगे तो परिवर्तन आपको दिखाई पड़ेगा। अगर आप अयोध्या जा रहे हैं तो वहां आपको परिवर्तन दिखाई पड़ेगा। मथुरा में आपको परिवर्तन दिखाई पड़ेगा। सहारनपुर में आपको परिवर्तन दिखाई पड़ेगा। बरेली की सड़कें आपको बेहतर दिखाई पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि 5 साल पहले से अगर आप तुलना करेंगे तो हमारी इसका जवाब अशोक यादव जी बेहतर इसका जवाब देंगे। अशोक जी यादव जी,
जो आलोक जी ने कहा है उसका जवाब आपसे चाहिए। इसके बाद डिबेट में समय कम है। अंकुर जी आता हूँ आपके पास 1 मिनट में। उपाध्याय जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी का यही मूल चरित्र है। आप पूछेंगे आम का दाम तो बताएंगे इमली का दाम, ठीक है। आप पूछ रहे स्मार्ट सिटी, ये बता रहे हैं कि पैंडेमिक जोन कैसे था, एंडेमिक जोन कैसे था, और इस तरह का जो यही जापानी इंसेफ्लाइटिस कैसी थी। अरे भैया स्मार्ट सिटी के बारे में बताओ आपने। काशी क्योटो बन गई, इसके बारे में बताओ आप। कितनी स्मार्ट सिटी आप बनाए इसके बारे में बताओ। हमने साफ पानी मुहैया कराया है, के बारे में बता रहे हो आप, इंसेफ्लाइटिस के बारे में क्यों बता रहे हो। आप तो स्मार्ट सिटी के बारे में सवाल था। स्मार्ट सिटी तो आपने कुछ बनाया नहीं। आप ले दे के वही गोरखपुर में थोड़ा बहुत काम कर दिया तो उसी को आप स्मार्ट सिटी मान रहे हैं। अब आपको स्मार्ट सिटी क्राइटेरिया पता है कि नहीं आलोक जी? स्मार्ट सिटी का क्राइटेरिया शायद पता होगा भारतीय जनता पार्टी को। यादव जी और आलोक जी, अब लंबी बहस है, मेरे पास समय नहीं है। लगातार हमारे जो डायरेक्टर हैं वो इशारा कर रहे हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस डिबेट में जुड़े। अभी चुनाव जारी है, आपको एक बार फिर आपके साथ जुड़ने का मौका मिलेगा हमें। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर के ये तो एक पॉलिटिकल बहस है। ये भी सही है कि योगी सरकार ने बहुत सारे काम किए हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। और शहरों का जो नक्शा है वो बदला है, चाहे वो बनारस हो चाहे मथुरा हो, और बदलता जा रहा है। अभी नैमिषारण्य की बात हो रही है, वहाँ सर्किट बनेगा, वृंदावन में काम हो रहे हैं। तो ये जो काम हो रहे हैं ये स्थानीय स्तर पर ही हो रहे हैं और स्थानीय सरकार के जरिए ही हो रहे हैं। लेकिन सवाल तो पूछे जाएंगे। स्मार्ट सिटी को लेकर के जो वादे किए थे उन वादों को लेकर के सवाल पूछना तो बनता है, और ये सवाल हम पूछते रहेंगे। आप देखते रहिए जनता टीवी, समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।